एक गांव में दो लकड़हारे रहते थे। एक का नाम चंदू था तो दूसरे का नाम सुखराम था। एक तरफ जहाँ चंदू सिर्फ खुदगर्ज और अपने बारे में सोचता था और दूसरी तरफ सुखराम सबके बारे में सोचता था और बहुत ही नरम दिल था। एक दिन चंदू सुखराम से बोलता है, अरे चंदू, आजकल जंगल में लकड़ियां बहुत ही कम मिलती हैं। एक काम करते हैं, हम लोग जंगल में जिंदा पेड़ों को काटना शुरू कर देते हैं। अरे नहीं भाई, ये काम तो बहुत गलत है। पेड़ भी हमारी तरह जानदार होते हैं और मैं तो कभी भी नहीं काटूंगा पेड़ों को। अरे सुखराम, तुम तो ऐसे ही बात करते रहना। मैं तो काटूंगा जिंदा पेड़ को। मुझे तो बहुत सारे पैसे कमाने हैं। नहीं चंदू, ये सही नहीं है। तुम बहुत गलत कर रहे हो। ये बोलकर दोनों जंगल चले जाते हैं। सुखराम और चंदू लकड़ियाँ काट कर वापिस आ रहे होते हैं। अरे बेटा, मेरा सामान मेरे घर छोड़ दो। मैं बहुत थक गई हूँ। अरे चाची, तुम देख तो रही हो हमने कितना सामान उठाया हुआ है। तुम ये सामान किसी और से उठवा लेना। नहीं नहीं अम्मा, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैं वापसी में आकर अपनी ये लकड़ियाँ उठा लूँगा। अच्छा चंदू, तुम बाजार जाओ, मैं अम्मा का सामान छोड़कर तुरंत ही बाजार आता हूँ। सही है भाई, तुम ही जाओ। मैं तो बाजार जा रहा हूँ, मुझे तो और भी काम है। ये बोलकर चंदू बाजार निकल जाता है और सुखराम अम्मा का सामान लेकर अम्मा के घर छोड़ने आ जाता है। ये लो अम्मा, तुम्हारा सामान। अब मैं चलता हूँ। बेटा, तुमने मेरी इतनी मदद की है, मैं तुम्हें एक इनाम देना चाहती हूँ। अरे अम्मा, इसकी क्या ज़रूरत है। बेटा, ये लो कंगन। इन कंगन को कोई मामूली कंगन ना समझना। इन कंगनों के अंदर तुम जो लिख के डालोगे वो तुम्हें प्राप्त होता रहेगा। और जब वो चीज़ तुम्हें प्राप्त हो जाए तो तुम इस कंगन पे जो लिखा था उसी के पीछे चीन टपाकर डम डम लिख देना। तुम्हें वो चीज़ प्राप्त होना बंद हो जाएगी। फिर सुखराम वो कंगन लेकर घर वापस आ जाता है। राधा, इधर आओ और एक सफ़ेद चादर भी लेते हुए आना। नीली सफेद चादर, लेकिन आप इसका करेंगे क्या? राधा, आज मैं जंगल गया था लकड़ियाँ काटने, तो मुझे वहाँ पे एक अम्मा मिली थी। मैंने उनका सामान घर छोड़ दिया और फिर लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा, देखते हैं कि ये काम करेगा या नहीं। फिर सुखराम और राधा उस कंगन को सफेद चादर के ऊपर रखकर बैठ जाते हैं। ए कंगन, मुझे चावल दे दो। फिर वहाँ पर चावल आना शुरू हो जाते हैं। कुछ देर बाद सुखराम उसके पीछे चीन टपाका डमडम लिख देता है और कंगन के अंदर डाल देता है, तो चावल प्राप्त होना बंद हो जाते हैं। और फिर जो चावल बच जाते हैं उन चावलों को सुखराम सुबह बाजार में बेच कर आ जाता है। अब सुखराम रोज ऐसा ही करता, जो भी कुछ बचता था वो बाजार में सुबह बेचकर आ जाता था। कुछ ही दिनों में सुखराम बहुत ज़्यादा अमीर हो जाता है और चंदू गरीब का गरीब ही रहता है। एक दिन चंदू सुखराम को कंगन से चीज़ें मंगवाते हुए देख लेता है। अच्छा, तो ये है इसकी अमीरी का राज। चंदू सुखराम के कंगन चुरा लेता है और अंटार्कटिका चले जाता है। अरे अब तो मैं इससे बहुत सारे पैसे कमाऊंगा और दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बन जाऊंगा। चंदू उन कंगनों को ले जाकर एक जगह रख देता है और फिर कहता है, अरे कितनी गर्मी थी रास्ते में। एक काम करता हूँ, सबसे पहले बर्फ मंगाता हूँ। चंदू एक चिट्ठी में बर्फ लिखकर डाल देता है और कुछ ही देर में बर्फ प्राप्त होना शुरू हो जाती है। अरे इसको रोकते कैसे हैं? मुझे तो इसको रोकना ही नहीं आता। यूं ही उस कंगन से बर्फ निकलती रहती है और सारा अंटार्कटिका जम जाता है। कहते हैं अभी भी उन कंगनों से बर्फ निकल रही है, तभी तो अंटार्कटिका
जमा हुआ है। राजू एक पंचर की दुकान चलाता था। वो बहुत ही ईमानदार था और हर इंसान और जानवर का ख्याल रखता था। एक दिन राजू की दुकान पर एक ट्रक ड्राइवर कालू अपना ट्रक का टायर लेके आता है। अरे राजू भाई, ये मेरे ट्रक का टायर है, इसे सही कर दो। और सही हो जाने के बाद इसे जंगल के बीचों बीच ले आना। मेरा ट्रक वहीं खड़ा है, मैं तुम्हें पैसे भी वहीं पर दूंगा। जी कालू भाई, मैं ले आऊँगा। शाम हो जाती है और राजू ट्रक ड्राइवर का टायर सही करके जंगल के लिए निकल जाता है। कुछ ही देर में राजू ट्रक के पास पहुंच जाता है। ये लो कालू भाई, आपके ट्रक का टायर आपके 300 रुपये हो गए। अबे जाम नहीं दे रहे तेरे को पैसे, चल निकल। पर कालू भाई, मैंने तो अपना काम सही करा है, फिर आप मेरे को मेरे पैसे क्यों नहीं दे रहे? राजू ये बोल ही रहा होता है कि कालू उसके बाकी सारे पैसे भी ले लेता है। चल बेटा निकल, वरना जान से मार देंगे तुझे। राजू उदास होकर घर वापस आ रहा होता है। आज तो मेरे पास पैसे भी नहीं हैं, मैं अपने बीवी बच्चों को क्या खिलाऊंगा? राजू भाग कर जाता है और देखता है कि वहां पर एक हिरन का बच्चा खड़ा हुआ होता है और उसके पाँव में एक छोटा सा कांटा चुभा हुआ होता है। ओहो, ये तुमको कांटा कैसे चुभ गया? मैं इस कांटे को अभी निकाल देता हूँ। ये बोलकर राजू कांटा निकाल देता है। अरे, ये हिरन का बच्चा तो बहुत छोटा है। अगर मैंने इसको यहाँ छोड़ दिया तो इसको शिकारी ले जाएंगे, और अगर बच भी गया तो जंगली जानवर मारकर खा जाएंगे। ये बोलकर राजू हिरन के साथ घर आने लगता है। अरे, क्या है इस पोटली में? मैं इस पोटली को अभी खोल कर देखता हूँ। अरे, ये तो सोने के सिक्के हैं, लेकिन ये यहाँ पर कैसे आए? चलो, मैं यहाँ पर खड़ा हो जाता हूँ। अगर कोई बंदा अपने सोने के सिक्के यहाँ पर ढूंढने आएगा तो ये सिक्के मैं उसको दे दूंगा। राजू 2 घंटे तक वहां पर खड़ा रहता है, मगर उन सोने के सिक्कों को लेने कोई भी नहीं आता। फिर राजू घर वापस आता है। मालती, मालती, ये देखो मुझे क्या मिला। अरे क्या मिला है आपको? ये तो एक हिरन का बच्चा है और आपके हाथ में क्या है? अरे मालती, मैं घर वापस आ रहा था तो मुझे रास्ते में ये हिरन मिली। इसके पाँव में एक छोटा सा कांटा चुभा हुआ था, तो मैंने इसके पाँव से कांटा निकाल दिया और इसको लेकर फिर मैं घर वापस आ रहा था तो मुझे रास्ते में ये सिक्कों वाली पोटी मिल गई। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, हम इस सोने को बेच देते हैं। नहीं मालती, मैं इस सोने को नहीं बेचूंगा। ये सोना मेरा नहीं है और मैं ये इतना बड़ा पाप नहीं कर सकता। अरे ये सोना आपको जंगल से मिला है और आपने वहां पर खड़े होके भी देखा था, पर वहां पे कोई भी बंदा नहीं था, तो ये सोना हमारा हुआ ना। हम इसको बेचें या इसका कुछ भी करें? नहीं मालती, मैंने मना कर दिया तो मना कर दिया। हम ये सोना नहीं बेचेंगे। अगले दिन राजू काम पे जाता है और उसको वहां पर बहुत सारा फायदा होता है और बहुत सारे पैसे भी मिल जाते हैं। अरे मालती, बहुत सारा काम था आज और बहुत सारे पैसे भी मिले। मेरे पास बहुत सारे लोग आज टायर सही करवाने आए। तुम मानो या ना मानो, ये उस ही हिरन की वजह से हुआ है जिसको मैं लेकर आया था। चलें, आपकी मर्जी, जो आप कहते हैं वही सही होगा। अब हर दिन राजू बहुत सारे पैसे कमाता। वो देखते ही देखते एक टायर कंपनी का मालिक बन गया था। अरे सुने, उस सोने का क्या करना है जो आपको जंगल से मिला था? अब तो इतना टाइम हो गया है और उस सोने को लेने कोई भी नहीं आया। हम उस सोने को बेच देते हैं। नहीं मालती, ये सोना मेरा नहीं है तो मैं इस सोने को कैसे बेच दूं? तुम बस 1 महीना और इंतजार कर लो। अगर 1 महीने में इस सोने को लेने कोई नहीं आया तो मैं इस सोने को जंगल के करीब बने मंदिर में जाकर दान कर दूंगा। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है
और कोई भी सोना लेने नहीं आता। फिर राजू उस सोने को और हिरन को लेके जंगल के करीब बने मंदिर में लेके जाता है। हे भगवान, आज से कुछ साल पहले ये सोना मुझे जंगल में मिला था, लेकिन इतने टाइम बाद भी इसे लेने कोई भी नहीं आया। मैं इसको आपको दान कर रहा हूँ। फिर उस सोने को राजू दान कर देता है। पीछे से एक आवाज आती है, राजू, राजू, तुम बात कर सकती हो, मगर कैसे? राजू, मैं एक चमत्कारी हिरन हूँ और मैं सिर्फ अच्छे लोगों को ही मिलती हूँ और ये सोना भी मेरा है। मैं न जाने कितने इंसानों को मिली हूँ और मैंने उनको ये सोना भी दिया था जैसे तुमको दिया था, लेकिन वो सभी लोग लालच में आके इस सोने को बेच दिए, मगर तुमने ये सोना भगवान को दान कर दिया। तुम्हारा बहुत धन्यवाद। अब मैं जा रही हूँ। राजू, तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत हो मुझे सच्चे दिल से याद करना, मैं वहाँ पर आ जाऊंगी। ये बोलकर जादू हिरन गायब हो जाती है। मोहन बहुत ही गरीब लड़का था। मोहन के पापा का देहांत हो गया था और मोहन की माँ बहुत ही मेहनत करके मोहन को पढ़ाती थी। एक दिन मोहन घर का सामान लेने के लिए बाहर बाजार जाता है। अरे कितना अच्छा सूट है ये, काश मैं इस दिवाली में यही सूट पहन पाता। माँ, मैंने बाजार में एक बहुत अच्छा सूट देखा है। मैं हर दिवाली में पुराने ही कपड़े पहनता हूँ, आप मुझे इस बार नया सूट दिला दें। मोहन बेटा, तुमको पता है ना कि हमारे हालात कितने ख़राब हैं। इतनी ही मुश्किल से तो मैं तुम्हारे स्कूल की फ़ीस भर पाती हूँ। काश तुम्हारे पापा ज़िंदा होते तो हमारे साथ ये मुसीबतें ना होती। माँ, मैं हर साल दिवाली पे पुराने कपड़े पहनता हूँ, बस इस बार मुझे नया कपड़ा दिला दें, फिर मैं आपको कुछ भी नहीं बोलूँगा। अच्छा मोहन बेटा, पर मैं वादा नहीं करती हूँ। अगर पैसे हो गए तो तुम जाके सूट ले लेना। जी माँ। फिर मोहन की माँ और भी ज़्यादा मेहनत करती है और पैसे जमा कर लेती है। मोहन बेटा, इधर आओ। ये लो बेटा, 2000 रुपये। तुम जाकर वो कपड़ा ले लो और फिर मुझे पहन कर दिखाना। धन्यवाद माँ, मैं अभी जाकर कपड़ा लेकर आता हूँ। अरे श्याम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो एक हफ्ते से स्कूल भी नहीं आ रहे, कोई मसला है क्या? नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है, तुम चिंता मत करो। चलो अब मैं चलता हूँ। श्याम को ऐसे बात करते हुए देख मोहन को थोड़ा शक होता है, क्योंकि श्याम मोहन का बहुत अच्छा दोस्त था। उसने मोहन से कभी भी ऐसे बात नहीं करी थी। पिताजी, मैं अभी बाजार गया था पर मुझे कोई भी काम नहीं मिला। मैं कल फिर बाजार जाऊंगा, अगर कोई काम मिल गया तो मैं अब शाम में आते हुए आपकी दवाइयाँ लेता आऊँगा। श्याम बेटा, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। तुम मुझे माफ कर दो। अगर मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं तुम्हें कभी भी काम पे नहीं भेजता, और जब मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी मैं तुम्हें स्कूल वापस लगवा दूंगा। मोहन अंदर आ जाता है। श्याम, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? क्या तुम मुझे अपना दोस्त नहीं समझते? नहीं मोहन, ये बात नहीं है। मैंने ये बात तुमको इसलिए नहीं बताई क्योंकि तुम भी हमारी तरह बहुत गरीब हो। अगर ये बात मैं तुमको बता देता तो तुम बहुत मायूस हो जाते। ये लो श्याम, ये पैसे रख लो। इन पैसों से अंकल की दवाई भी आ जाएगी और तुम्हारी फीस भी जमा हो जाएगी। पर मोहन, तुम्हारे पास इतने पैसे कैसे आए? पर मोहन, मैं ये पैसे कैसे ले सकता हूँ? इन पैसों से तुमको अपना पसंदीदा कपड़ा खरीदना था। नहीं श्याम, इन पैसों की ज़रूरत तुमको मुझसे ज़्यादा है। फिर श्याम रोने लग जाता है। मोहन उसको चुप कराकर अपने घर वापस चले जाता है। अरे मोहन, कपड़ा कहाँ है? तुम तो कपड़ा लेने गए थे ना। हाँ माँ, गया तो मैं कपड़ा लेने नहीं था, मगर मुझे रास्ते में श्याम मिल गया और मैंने उसके घर जाके देखा उसके पापा की तबीयत बहुत ख़राब थी, तो मैंने वो पैसे उसको दे दिए। मेरा क्या है,
मैं तो इस साल भी पुराने कपड़े पहन लूंगा। शाबाश बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया। मुझे गर्व है अपने बेटे पर। दिवाली का दिन आ जाता है और मोहन वही पुराने कपड़े पहनकर दिवाली मना लेता है। रात हो जाती है और मोहन सोने चला जाता है। मोहन, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। तुम्हारा दिल बहुत साफ है। यही है तुम्हारा इनाम। और तुमने जो आज किया, यही है सच्ची दिवाली।